हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको गिवन है कि मानव हृदय के किस भाग में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मनुष्य का जो हृदय है वो कितने चैम्बर का बना होता है, कितने कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में? 4 चैम्बर होते हैं। इस डायग्राम से हम इसको समझ सकते हैं। ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं आलिंद और नीचे वाले भाग को हम क्या कहेंगे? नीले कहेंगे। तो 2 आलिंद ऊपर और 2 नीले क्या होते हैं? नीचे होते हैं। तो यहाँ पे ये जो इधर वाला पार्ट आप देख पा रहे हो ये राइट पार्ट है और ये आपका लेफ्ट पार्ट है। तो मानव हृदय के किस भाग में अशुद्ध रक्त पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा कि मनुष्य के दाहिने भाग में जो रक्त होता है वो कैसा होता है? अशुद्ध रक्त होता है, या फिर मैं ये कहूँ कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। जबकि जो बायां भाग होता है उसमें रक्त कैसा होता है? उसमें शुद्ध रक्त होता है, या फिर मैं ये कहूँ कि दाएं भाग में रक्त कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन मिला हुआ होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, मानव हृदय में वॉल का क्या कार्य है? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इसको हम बोलेंगे आलिंद। क्या कहेंगे? आलिंद। और नीचे वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है? नीले कहलाता है। ये जो आप देख पा रहे हो, दायां आलिंद, दायां नीले, बायां आलिंद और बायां नीले। तो यहाँ पे दोनों आलिंद और नीले के बीच में यहाँ पे क्या होता है? एक वॉल लगा होता है। और इस वॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? आलिंद से रक्त को किसमें भेजना? नीले में। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट काम है वो ये होता है कि नीले में जो रक्त आया है वापस किस में नहीं जा सकता? नीले में नहीं जा सकता। ये मुख्य कार्य होता है किसका? दिए गए इस वॉल का। ऐसा ही वॉल यहाँ पे भी होता है। तो इन दोनों वॉल का जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है? नीले में आए गए रक्त को वापस आलिंद में जाने से रोकना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, त्रिकक्षीय हृदय का उदाहरण दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम सभी टाइप के हृदय की यहाँ पे बात करेंगे। यदि हम बात करें 2 कक्षीय हृदय की, तो 2 कक्ष का हृदय किसमें पाया जाता है? मछली के अंदर। किसमें पाया जाता है? मछली में पाया जाता है। कहने का मतलब 2 कक्ष का मतलब क्या है यहाँ पे? जिसमें एक आलिंद और एक क्या होता है? नीले होता है। उस हृदय को हम क्या कहेंगे? 2 कक्षीय हृदय। किसमें पाया जाएगा? मछली में। यदि हम त्रिकक्षीय हृदय की बात करें तो देखिए, त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है उभयचर प्राणियों में। किसमें पाया जाता है? उभयचर। और उभयचर के अलावा हम बात करें सरीसृप के अंदर, रेप्टाइल्स में पाया जाता है थ्री चैम्बर का हार्ट या फिर त्रिकक्षीय हृदय। तो यहाँ पे हम यदि मगरमच्छ को देखें तो मगरमच्छ सरीसृप वर्ग का प्राणी होता है। मगरमच्छ किस वर्ग का प्राणी है? सरीसृप वर्ग का प्राणी है। लेकिन मगरमच्छ अपवाद होता है। मगरमच्छ के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। बाकी उभयचर और सरीसृप वर्ग के जितने भी प्राणी होते हैं उनमें उनका जो हृदय होता है वो कितने कक्ष का होता है? 3 कक्षीय। एग्जाम्पल हम देखें तो उभयचर का होगा मेंढक। इसके अलावा सरीसृप का हम देखें तो सांप के हृदय में भी कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में रक्त कहाँ पे शुद्ध होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। अशुद्ध रक्त आता है कहाँ पे? दाहिने आलिंद में। फिर दाहिने आलिंद से रक्त कहाँ जाएगा? दाएं नीले में। फिर दाएं नीले में रक्त कैसा है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ, या फिर CO2 युक्त, या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर नीले से जो ये ब्लड निकल के आता है किसके माध्यम से आता है? पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी। धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त होता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी में रक्त कैसा होता है? अशुद्ध होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पे। तो पल्मोनरी धमनी के माध्यम से ये रक्त कहाँ जाएगा? फेफड़ों में। कहाँ पे जाता है? फेफड़ों में जाता है। और फेफड़ों में जैसे ही रक्त पहुंचेगा तो इसको क्या मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी। और ऑक्सीजन मिलते ही रक्त कैसा हो जाएगा? प्योर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो रक्त शुद्ध कहाँ पे होता है? ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन का कि मानव शरीर में रक्त कहाँ पे शुद्ध होगा? फेफड़ों में। कहाँ पे शुद्ध होगा? फेफड़ों में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि मानव में किस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है? खुला और बंद परिसंचरण को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, मनुष्य में जो रक्त प्रणाली है वो कैसी है? मनुष्य में रक्त परिसंचरण कौन सा पाया जाता है? दोहरा परिसंचरण। कैसा परिसंचरण पाया जाता है? दोहरा। यदि हम बंद और खुले परिसंचरण की बात करें तो मानव का जो परिसंचरण तंत्र होता है वो कैसा होता है? बंद परिसंचरण। कैसा होता है?
बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या है? ऐसा परिसंचरण तंत्र, ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें रक्त नलिकाओं में प्रवाहित होता है, उसको हम क्या कहेंगे? बंद परिसंचरण तंत्र। और यदि खुले की बात करें तो ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त क्या होता है? विदाउट नलिकाओं के प्रवाहित होता है, बिना नलिकाओं के प्रवाहित होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? खुला परिसंचरण तंत्र। दूसरा जो डिफरेंस देखें तो बंद परिसंचरण तंत्र में जो रक्त होता है वो ऊतकों के संपर्क में नहीं होता, जबकि खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त ऊतकों के सीधे संपर्क में रहता है। ये आपका दूसरा अंतर यहाँ पे बंद और खुले परिसंचरण में होता है। यदि हम तीसरे अंतर की बात करें तो तीसरा अंतर क्या होता है? देखिए, तीसरा अंतर होता है कि बंद परिसंचरण तंत्र जो होता है, हमने अभी दो अंतर देखे, तीसरा अंतर होगा बंद परिसंचरण तंत्र में कि बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त का जो प्रवाह होता है, किसके अंदर? बंद परिसंचरण तंत्र के अंदर रक्त का जो प्रवाह है वो कैसा होता है? तेज होता है, तीव्र होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त का प्रवाह कैसा होगा? तीव्र होगा, जबकि खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त का प्रवाह कैसा होता है? धीमा होता है। यदि हम बंद की बात करें तो जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं उनमें कौन सा परिसंचरण होता है? बंद परिसंचरण तंत्र या फिर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन किस में होता है? तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हो कॉकरोच, जिसको हम कहते हैं तिलचट्टा। तो कॉकरोच का जो परिसंचरण तंत्र होता है वो कैसा होता है? खुला होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि रक्तदाब किसे कहते हैं, और रक्तदाब मापने के लिए किस यंत्र का हम इसको यूज करते हैं, किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, रक्तदाब क्या होता है? रक्तदाब हम किसे कहेंगे? तो रक्तदाब की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? रक्तदाब किसे कहा जाता है? तो सीधी सी डेफिनेशन है रक्तदाब की कि रक्त के द्वारा धमनियों की जो भित्तियां हैं या दीवारें हैं उन पे डाला गया प्रेशर ही क्या कहलाता है? रक्तदाब कहलाता है। और एक सामान्य व्यक्ति का जो रक्तदाब है वो कितना होता है? 120/80 mmHg। mmHg ये क्या है? इसकी यूनिट है। तो एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब क्या होता है स्टूडेंट्स? 120/80 सिस्टोलिक डायस्टोलिक इसको कहा जाता है। तो रक्तदाब किसे कहते हैं? रक्त के द्वारा धमनियों की दीवारों पर, धमनियों की भित्तियों पर डाले गए दबाव को क्या कहा जाता है? रक्तदाब कहा जाता है। इसको मेजर करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए हम उपयोग करते हैं स्फाइग्मोमेनोमीटर। किसका यूज करते हैं? स्फाइग्मोमेनोमीटर। किसका यूज किया जाता है? स्फिग्मोमेनोमीटर का यूज करते हैं। किसके लिए? रक्तदाब को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, रक्त बिंबाणु का क्या कार्य है? तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रक्त जो है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है आपका प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु। रुधिराणु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? आरबीसी, दूसरा होता है WBC और थर्ड होता है स्टूडेंट्स ब्लड प्लेटलेट्स, जिसको हम कहते हैं रक्त बिंबाणु। तो इनका मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना। इनका मुख्य जो कार्य होता है वो क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना, केवल और केवल सहायता करना। इनका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट। क्या कहा जाता है इनको? थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। और इनकी संख्या डिक्रीज होने पर रक्त जो है वो कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा। और इनकी संख्या इंक्रीज होने पर, बढ़ने पर रक्त कैसा हो जाएगा? गाढ़ा हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशीय भित्तियां मजबूत होती हैं, मोटी होती हैं, क्यों होती हैं? तो देखिए यहाँ पे हम इसको डायग्राम से समझते हैं। जो डायग्राम आप देख पा रहे हो, ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या होता है? आलिंद होता है। नीचे वाला पार्ट क्या होता है? नीले होता है। ऊपर वाले जो आलिंद आप देख पा रहे हो, 2 आलिंद देख पा रहे हो, इनका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? शुद्ध और अशुद्ध रुधिर को अलग अलग करके रखना, सेपरेट करके रखना। किसका कार्य होता है? आलिंद का कार्य होता है। जबकि नीले का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? पूरे शरीर में रक्त को क्या करना? पंप करना। तो सबसे ज्यादा जोर किसको आता है?
नीले को आता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि नीले की जो भित्तियां होती हैं वो मजबूत होती हैं। इसलिए होती हैं क्योंकि नीले को पूरे शरीर में रक्त को क्या करना पड़ता है, पंप करना पड़ता है। यदि नीले की भित्तियां कमजोर होंगी, मोटी नहीं होंगी, तो नीले की दीवारें क्या होंगी, कमजोर होंगी, तो नीले क्या हो सकता है, फट सकता है। इसलिए नीले की भित्तियां क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, अति तनाव किसे कहते हैं, इसके उत्पन्न होने का क्या कारण है और इसके दुष्परिणाम बताइए। तो स्टूडेंट्स, अति तनाव किसे कहते हैं, हाइपरटेंशन किसे कहा जाता है, उच्च रक्तचाप को, किसको कहा जाता है, उच्च रक्तचाप को, हाई बीपी को क्या कहा जाता है, हाइपरटेंशन या फिर अति तनाव कहा जाता है। इसके उत्पन्न होने का जो कारण है वो क्या है, धमनियों का सिकुड़ना। किसका सिकुड़ना, धमनियों में सिकुड़न के कारण उच्च रक्तदाब क्या होता है, उत्पन्न होता है। और इसके जो दुष्परिणाम है वो क्या होते हैं कि धमनी क्या हो सकती है, फट सकती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ये आपके उच्च रक्तचाप के या फिर अति तनाव के दुष्परिणाम हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, अवशिष्ट आयतन किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, अवशिष्ट आयतन क्या होता है। अवशिष्ट आयतन श्वसन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन है। अवशिष्ट आयतन किसे कहा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अवशिष्ट आयतन क्या होता है, बलपूर्वक हम उच्च श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं, कहने का मतलब कि बलपूर्वक मतलब पूरी वायु फेफड़ों से क्या कर दें, बाहर निकाल दें उच्च श्वसन के दौरान। तो जो शेष बची हुई वायु है फेफड़ों के अंदर, उस आयतन को ही क्या कहा जाता है, अवशिष्ट आयतन कहा जाता है। डेफिनेशन आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, स्तनधारियों तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम इससे पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से वो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। या फिर ये क्वेश्चन इस टाइप से भी हो सकता है कि मानव में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है। सेम दोनों का आंसर जो है वो आप एक ही आंसर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। तो पौधों में जल और भोजन को वहन करने के लिए, उनके परिवहन के लिए क्या जिम्मेदार होते हैं, दो प्रकार के विशेष प्रकार के उत्तक, जिसको हम कहते हैं जाइलम, और दूसरा होता है स्टूडेंट्स फ्लोएम। दूसरा कौन सा होता है, फ्लोएम। तो यहाँ पे दोनों के कार्य क्या हैं। तो देखिए, जाइलम नाम से स्पष्ट है, तो यहाँ पे जाइलम जैसे मतलब जल, और जल का जो परिवहन होता है पौधों में वो जड़ से लेकर उसकी पत्तियों तक होता है। इसकी जो गति होती है वो क्या होती है, ऊपरी मुखी होती है। कैसी होती है, ऊपरी मुखी होती है। तो जल का और खनिज लवणों का जो परिवहन है वो कौन करता है, जाइलम उत्तक। जबकि फ्लोएम, फूड का मतलब फूड, भोजन का जो परिवहन है पौधों में वो किसके द्वारा, किस उत्तक के द्वारा किया जाता है, फ्लोएम उत्तक के द्वारा किया जाता है। और इसकी जो गति है वो क्या होती है, ऊपरी मुखी और अधोमुखी दोनों प्रकार की गतियों को ये प्रदर्शित करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या प्रभाव होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया था आरबीसी के बारे में, जिसको हम रेड ब्लड क्रस्टेल्स कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। तो आरबीसी के अंदर एक तत्व मौजूद होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। यदि हम इसको अलग अलग तोड़ें इसको, तो क्या बनेगा, हीम प्लस ग्लोबिन। क्या बनेगा, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम क्या होता है, एक रंजक होता है जिसकी वजह से रक्त का रंग कैसा होता है, रेड होता है। जबकि ग्लोबिन क्या होता है, ग्लोबिन एक लोहा युक्त प्रोटीन होती है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से संयोग करने की क्या रखती है, क्षमता रखती है। तो आरबीसी के अंदर आरबीसी का मुख्य कार्य क्या हो गया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना पूरे शरीर के अंदर। ये बात समझ में आ गई। दूसरा देखिए, आरबीसी की, यदि मैं आरबीसी की जगह हीमोग्लोबिन वर्ड का में लूं तो भी हम ये कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को पूरे शरीर में परिवहन का जो कार्य है वो किसके द्वारा होता है, आरबीसी या फिर हीमोग्लोबिन के द्वारा। यदि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, क्या होती है,
कमी होती है तो आपके शरीर में किसकी कमी होगी? रक्त की कमी होगी, आरबीसी की कमी होगी। किसकी कमी होगी? आरबीसी की। इनका साइंटिफिक नेम होता है एरिथ्रोसाइट। किसकी कमी होगी? आरबीसी की कमी होगी। और आरबीसी की कमी होगी तो हम बोल सकते हैं कि आपका रक्त क्या हो गया? कम हो गया। और रक्त जब कम होता है तो उसकी वजह से होने वाला जो रोग है वो कौन सा होता है स्टूडेंट्स? एनीमिया। कौन सा रोग उत्पन्न होता है? एनीमिया, जिसको हम बोलते हैं रक्त क्षीणता या फिर रक्त की कमी। तो हीमोग्लोबिन की कमी से क्या दुष्परिणाम होंगे? रक्त की कमी होगी और इससे एक रोग उत्पन्न होगा जिसको क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, उत्सर्जन किसे कहते हैं? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो उत्सर्जन किसे कहेंगे? एक्सक्रीशन क्या होता है? तो देखिए, मानव शरीर में जो मेटाबॉलिज्म उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनके दौरान बहुत सारे अपशिष्ट बनते हैं और उन अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। यदि हम उनको शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे तो वो हमारे लिए विष की तरह बिहेव करते हैं, विष की तरह कार्य करते हैं। इसलिए उनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वृक्क की कार्यात्मक इकाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। वृक्क, जिसको हम किडनी भी कहते हैं, संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? हमारे जो पीठ की तरफ जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके दोनों तरफ 2 किडनियाँ स्थित होती हैं। आकृति कैसी होती है? सेम के बीजों के समान होती है। मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य होता है तरल अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालना। कलर कैसा होता है? गहरा ब्राउन होता है, गहरा भूरा होता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है यहाँ पे। तो वृक्क का जो मुख्य कार्य होता है तो वो क्या होता है? तरल अपशिष्टों को, नाइट्रोजनियस वेस्ट को शरीर से बाहर निकालना। वृक्क जो होता है, प्रत्येक वृक्क कई लाख उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बनता है जिसको कहा जाता है नेफ्रॉन। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि वृक्क की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है स्टूडेंट्स? नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपोहन किसे कहते हैं? तो अभी हमने डिस्कस किया अपोहन। देखिए, अपोहन जिसको डायलिसिस भी कहा जाता है, तो वृक्क के द्वारा रक्त को फिल्टर करना ही क्या कहलाता है? अपोहन कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कृत्रिम अपोहन क्या है? तो कृत्रिम अपोहन किसे कहते हैं? मान लीजिए किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो गई, उसका रक्त फिल्टर नहीं हो पा रहा, तो कृत्रिम विधि के द्वारा या फिर मशीनों के द्वारा उसके रक्त को फिल्टर किया जाना ही क्या कहलाता है? कृत्रिम अपोहन कहलाता है, आर्टिफिशियल डायलिसिस कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो श्वसन वर्णक का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? हीमोग्लोबिन। किसके द्वारा किया जाता है स्टूडेंट्स? हीमोग्लोबिन के द्वारा। श्वसन वर्णक की तरह कार्य करता है आपके शरीर में कौन? हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन आपका जो फाइनल लास्ट क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है? तो आपके शरीर में मूत्र बनने की क्रिया का जो नियमन है वो किसके बेसिस पे होता है? आपके शरीर में उपस्थित अतिरिक्त जल की मात्रा पे निर्भर करता है। यदि आपके शरीर में अतिरिक्त जल की मात्रा अधिक होती है तो मूत्र बनने की जो क्रिया है वो क्या होगी? अधिक होगी, तीव्र होगी। ये आप यहाँ से इसका आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ मूत्र बढ़ाने वाली औषधियाँ होती हैं जिनको डायूरेटिक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल चाय है, कॉफ़ी है, ये अधिक सेवन करने से मूत्र का जो नियमन है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन